Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD Scholar of Physics. If you are new on our channel, please subscribe and press the bell icon so that you could get notification of our new videos. Today topic is nuclear transmutation. न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है कि जिसमें एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिसको पेरेंट न्यूक्लियस कहा जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसी स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस में। मतलब ये है कि कोई एक एलिमेंट है कि जो अनस्टेबल है, जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियस मानते हैं, वो रेडिएशन को एमिट करके किसी दूसरे स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। जो अनस्टेबल कन्वर्ट हुआ उसको हम पेरेंट न्यूक्लियस मानते हैं, और जिसमें कन्वर्ट हुआ उसको हम डॉटर न्यूक्लियस मानते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एक, ये नेचर की प्रॉपर्टी, हर एक सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है। आप एक, अगर मैं यहाँ से इसको ना अलाउ करूँ कि आप अपने मर्ज़ी से मोशन करें, तो ये नीचे ही जाएगा, क्योंकि नीचे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो सकती है, ये स्टेबल हो सकता है। तो इस तरह से हर एक सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी ऐसे ही स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो तभी वो ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं। किन तरीक़ों से कर सकते हैं? वो या तो अल्फ़ा एमिट करेंगे, या बीटा एमिट करेंगे, या गामा एमिट करेंगे। तो कैसे? सपोज़ मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट है, और ये उसका जेड एटॉमिक नंबर है, और ए उसका मास नंबर है। तो अगर इसने अल्फ़ा एमिट किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अल्फ़ा चूँकि हीलियम न्यूक्लियस है, तो जेड जो है वो -2 से डिक्रीज़ हो जाएगा, और ए जो है वो -4 से डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा हीलियम न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। अच्छा, इन द सेम में अगर कोई दूसरा एक्स एलिमेंट है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ए उसका मास नंबर है, अगर वो बीटा एमिट करता है तो बीटा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में फिर 2 किस्म के बीटा डीके होते हैं बीटा डीके में, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक नंबर जो है वो +-1, और मास नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स मास नंबर में इन्वॉल्व हैं और इलेक्ट्रॉन मास नंबर में इन्वॉल्व नहीं है। और एक सवाल उठता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, ठीक है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया न्यूक्लियस के इनसाइड तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए नहीं डिस्कस करूँ कि बेसिक लेवल पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप हाई लेवल के स्टूडेंट हैं और इसको जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो एटॉमिक नंबर बीटा डीके में एटॉमिक नंबर +-1, कभी 1 से बढ़ भी सकता है, 1 से घट भी, क्योंकि 2 किस्म की बीटा डीके है, और मास नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन द सेम में अगर मेरे पास कोई ये एक्स एलिमेंट है, जेड उसका एटॉमिक नंबर, ए उसका मास नंबर है, और इससे गेमा डीके होता है, तो गेमा चूँकि फोटॉन है, वो न्यूट्रल है, और उससे ना तो एटॉमिक नंबर पर फ़र्क पड़ता है, ना उससे मास नंबर पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हाँ, वो एलिमेंट ये जब अनस्टेबल होता है तो ऐसे वो स्टेरिक लगाते हैं, और जब ये स्टेबल बन जाता है तो ऐसे वो स्टेरिक हम पे नहीं लिखते, Z और वही एलिमेंट है जो कि स्टेबल हो गया इसने। और कब ये अल्फ़ा गेमा डिपेंड करता है कि कितना वो अनस्टेबल है, ठीक है, उसकी अनस्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कब उसने अल्फ़ा बीटा। जैसे मैंने पहले बताया था पहले प्लेलिस्ट में कि ये एक प्रोबेबिलिस्टिक एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये वाले न्यूक्लियस ने अभी डीके होना है, और ये भी हम नहीं कह सकते कि इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा लिया तो ज़्यादा डीके हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ज़्यादा डीके। इस तरह से हम कोई गेस नहीं कर सकते। तो ये स्पॉन्टेनियस एंड प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस है। अच्छा, इसी के साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। नेचर पर तो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अल्फ़ा हीलियम न्यूक्लियस है, बीटा इलेक्ट्रॉन है, एंड गेमा जो है वो फोटॉन है। और प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या है? प्रॉपर्टीज़ में मैंने 2 इफेक्ट लिखे हैं, आयनाइजिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। आयनाइजेशन से क्या मतलब है कि अगर किसी एटमों के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिले और वो एनर्जी गेन करके एटम से बाहर चले जाते हैं, इस इफेक्ट को आयनाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है। अब किसी तरीके से इसको एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन इसी एटम से ऐसे बाहर आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से ये आ गया बाहर निकला तो नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये आयन बन गया और ये भी आयन बन गया, तो इसको आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये एनर्जी किस तरीके से आप दे सकते हैं? ये आप हीट के ज़रिए भी दे सकते हैं, लाइट के ज़रिए भी दे सकते हैं, लेज़र के ज़रिए, व्हाटएवर। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिले और इलेक्ट्रॉन शेलो से बाहर आ जाए, तो इसको हम आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अल्फ़ा का आयनाइजिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, बीटा का अल्फ़ा से कम है, और गेमा का सबसे कम है। वजह क्या है? वजह ये है कि अल्फ़ा का मास जो है और चार्ज बहुत ज़्यादा है, और
अल्फ़ा इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। जब वो किसी मीडियम में से पास होता है तो उसके एटमों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एटमों को, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से वो अ, आगे नहीं जा सकता मीडियम में, तो ज़्यादा आयनाइजिंग पावर है उसका। जैसे ना अगर मैं डेली लाइफ में एक एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे कोई एक ना आपने एक रूम बनाया हुआ है वुड का या किसी आर्टिफिशियल किस्म का रूम आपने बनाया हुआ है, और उसमें से आप एक ट्रक पास करते हैं और वो ऐसे पास होना है, ठीक है, तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा या एक साइकिल और ये एक क्रिकेट बॉल, इन तीनों में से कौन सा इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा? तो ज़ाहिर बात है ट्रक ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो अल्फ़ा बिल्कुल इसी तरह मीडियम के एटमों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो इसलिए उसका एनाइजिंग पावर ज़्यादा है। साइकिल जैसे बीटा जो है वो कम इंटरेक्ट करता है अल्फ़ा की निस्बत, और क्रिकेट बॉल जैसे कि गेमा बहुत ही कम इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अल्फाज के अल्फ़ा का एनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, फिर बीटा का उससे कम है, और गेमा का सबसे कम है। वजह क्या है? इंटरेक्शन विद द एटम ऑफ द मीडियम। अच्छा, पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेशन से मतलब क्या है? पेनेट्रेशन का मतलब है किसी मीडियम में एक ऑब्जेक्ट का फासला तय करना। पेनेट्रेट, दाखिल होना, कितना वो किसी मीडियम में दाखिल हो सकता है, कितना वो किसी मीडियम में फासला तय कर सकता है, उसको कहते हैं पेनेट्रेटिंग पावर। जैसे मैंने कहा कि अल्फ़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, हर किसी एटम के साथ वो इंटरेक्ट करना चाहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा पेनेट्रेट नहीं हो सकता मीडियम में। और इन द सेम वे जो बीटा है वो अल्फ़ा से कम इंटरेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से कोई आपके पास मीडियम है तो अल्फ़ा जो है वो यहीं कहीं रुक जाएगा और बीटा थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला जाएगा ऐसे, और गेमा क्या हो जाएगा, वो बहुत ही दूर जाएगा। तो मतलब क्या है कि तभी आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा को हम ऐसे पीस ऑफ पेपर से भी रोक सकते हैं, क्योंकि वो इनके एटमों से इतना इंटरेक्ट करता है कि आगे जा ही नहीं सकता। लेकिन बीटा के लिए आपको कोई सॉलिड वाल चाहिए, कोई मेटल चाहिए, कोई एल्युमिनियम वगैरह इस तरह से वाल चाहिए, और गेमा को रोकने के लिए आपको लेड चाहिए, लीड या लेड जिसको बोलते हैं, वो एलिमेंट चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा डेंस है, वो उसको रोक सकता है, क्योंकि गैमा इंटरेक्ट कम करता है। ये अल्फ़ा हो गया, और ये बीटा हो गया, और ये गैमा हो गया। तो अल्फ़ा इंटरेक्शन ज़्यादा रखता है एटमों के साथ, तभी उसका पेनेट्रेटिंग पावर कम है। बीटा रखता है लेकिन अल्फ़ा से ज़्यादा इंटरेक्शन उसका नहीं है एटमों के साथ, तो इसलिए उसका पेनेट्रेटिंग पावर अल्फ़ा से थोड़ा ज़्यादा है। और गेमा बहुत ही कम न्यूट्रल नेचर की वजह से और स्मॉल साइज़ की वजह से बहुत ही कम इंटरेक्ट करता है, तो तभी वो पेनेट्रेटिंग पावर उसका बहुत ज़्यादा है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई सवाल है तो क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू ऑल।